हेलो पीपल। सो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी चल रही है ज़िंदगी। सो यस, आज हम रिवीजन करने वाले हैं आरटीआई एक्ट का। बहुत ही मज़ेदार एक्ट है और पढ़ के बहुत ज़्यादा आएगा मज़ा आप सभी लोगों को दोस्तों। चलिए जी, शुरू करते हैं। भारत माता की जय। आ जाइए, जय श्री राम। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दोस्तों, आया था 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 में आया था दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों आरटीआई एक्ट की, जो ये आया वो आया बिकॉज ऑफ अ केस का नाम जो था दोस्तों वो था आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को रीड किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू नो is essential ingredient of democracy. Supreme Court said read article 21 and said right to know is essential ingredient of democracy. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी मस्ट रिसीव एन एक्सपांडेड मीनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिबर्टी को एक बड़ा मीनिंग दिया जाना चाहिए। इट डज नॉट ओनली मीन बॉडी रिस्ट्रेन, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं आने जाने से रोक रहे हैं, सिर्फ यही लिबर्टी नहीं होती। इट इंक्लूड्स राइट टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन। भैया आप याद रखिएगा कि लिबर्टी का मतलब अपना ओपिनियन रखना भी होता है। एंड राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, लिबर्टी का मतलब इन्फॉर्मेशन रिसीव करना भी होता है, विच रिजल्ट्स इन राइट टू नो, और जिससे हमें मिलता है राइट टू नो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी थी आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसके बाद ही आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो पहली ये बात तो आपको सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है कि आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल नंबर 21 में सुप्रीम कोर्ट ने रीड किया था कि राइट टू नो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का, है ना। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी जो है मस्ट रिसीव एन एक्सपांडेड मीनिंग, लिबर्टी को एक बड़ा मीनिंग दिया जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ बॉडीली रिस्ट्रेंट नहीं होता, इसका मतलब कोई ओपिनियन रखना या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना भी होता है, जिससे हमें आया राइट टू नो। सो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने रीड किया था आर्टिकल 21 और कहा था राइट टू नो एक बहुत असेंशियल इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिबर्टी को एक्सपांडेड मीनिंग दिया जाना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ बॉडीली रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब अपना ओपिनियन रखना भी होता है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन से ही मिलेगा राइट टू नो। सो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें मेरे यारा, सो नेक्स्ट यहाँ पे पहले आपको यही याद रखना है, इस ये केस लॉ आपको एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके कुछ सेलेंट फीचर हैं जो हम बाद में देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सर आपने बोला राइट टू नो इज़ अ राइट टू नो, मतलब कि मैं इन्फॉर्मेशन जान सकता हूँ, मेरा अधिकार है। लेकिन मैं किसकी इन्फॉर्मेशन जान सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ मोदी सर की पास में कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ अभी मोदी सर ये लेक्चर लेते रहते क्या कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किसके साथ ले रहे हैं, कौन सी प्लेस से ले रहे हैं, क्या आप जान सकते हैं? आप जानना चाहते हैं कि भैया मोदी सर के कितने, मतलब कि शरीर में कितने मोल्स हैं, है ना, तिल कितने हैं। आप कुछ भी, मोदी जी मतलब मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। चलिए सुनाओ पीपल, पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, ना कि प्राइवेट अथॉरिटी की। आप बोलेंगे कि सर मैं जानना चाहता हूँ शुभम मोदी की कितनी सैलरी है ना। अरे भैया क्या बताएं, अब छोड़ो। अब ध्यान देना एवरीवन। सो नाउ द थिंग इज कि आपको समझना है कि पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं ना। व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी? सो डिफाइन किया गया, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और बाय अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइंड है। ठीक है, क्या कहा गया? कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट जो बनाया गया है कौन, संविधान के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा या सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा। इसमें बोला गया वो भी सारी बॉडी आएगी जिसको सरकार ओन करती है, कंट्रोल करती है, सब्सटेंशियली फिनांस करती है। मतलब गवर्नमेंट जिसको ओन करती है, कंट्रोल करती है, सब्सटेंशियली फिनांस करती है, वो भी इसमें आएंगे। इसमें कोई एनजीओ भी आएगा अगर गवर्नमेंट उसको सब्सटेंशियली फिनांस करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। याद रखिएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट उसे फाइनेंस करती है तो वो भी इसमें आ जाएगा। पीपल याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। सो पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट बनाती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय पार्लियामेंट, बाय स्टेट लेजिस्लेचर और बाय नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट अगर किसी बॉडी को ओन करती है, कंट्रोल करती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है या फिर कोई एनजीओ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड देती है सब्सटेंशियली, तो भी वो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। पीपल, सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H। पब्लिक अथॉरिटी कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, एस्टेब्लिश्ड है, कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बाय पार्लियामेंट या फिर बाय स्टेट लेजिस्लेचर या फिर बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट। याद रखना, इसमें सारी बॉडी जो ओन है, कंट्रोल है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय
है गवर्नमेंट, वो भी आती हैं। कोई एनजीओ है जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रही है, वो भी इसमें आ जाता है जाने मन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इजी? आई थिंक, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए पीपल। नेक्स्ट है रिकॉर्ड क्या होता है, तो आइए देखते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल। याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट का मतलब आई एम सो सॉरी, रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी कागज, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़, फाइल मतलब आप सभी जानते हैं फाइल्स तो कितनी सारी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर इसमें आते हैं माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, फैसीमाइल। फैसीमाइल का मतलब होता है फैक्स। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच जो होते हैं ना, ये हम बचपन में, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ा करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। पढ़ा नहीं करते थे, इससे खेला करते थे। जो माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, जो कैसेट आती थी, ब्लैक ब्लैक रील्स, या फिर फोटोज़ में जो रील होती थी, है ना, नेगेटिव में जो तो वो ये इसमें आता है। तो ये भी क्या रिकॉर्ड है? यस, कोई भी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज माइक्रोफिल्म में कोई इमेज है तो वो भी इसमें आता है। अगर माइक्रोफिल्म में कोई इमेज है तो वो भी इसमें आता है दोस्तों। या कोई भी मटेरियल जो कंप्यूटर डिवाइस में है वो रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या रहेगा? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल, कोई भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, फैसीमाइल, या फिर कोई इमेजेस जो माइक्रोफिल्म में है, या कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर या फिर किसी डिवाइस में है पब्लिक। ठीक है, तो रिकॉर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल, माइक्रोफिल्म या फैसीमाइल, या फिर कोई भी इमेजेस जो माइक्रोफिल्म है, या कोई भी मटेरियल जो किसी कंप्यूटर में है, ये आता है रिकॉर्ड में पब्लिक। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन मतलब एनी मटेरियल, एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल जो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी मटेरियल जो किसी भी फॉर्म में, मतलब कुछ भी मटेरियल, कोई भी लिखा हुआ, कुछ भी किया हुआ, किसी भी फॉर्म में हो, कागज में हो, लकड़ी में हो, कहीं पे भी हो, कंप्यूटर में हो, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा, मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। भाई साहब सभी डाल देना इसमें, हैं, घर के रद्दी भी डाल देना इसमें। सो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो कोई भी मटेरियल जो किसी भी फॉर्म में है, इसमें इंक्लूड होते हैं सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो याद रखिएगा, कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल, मेमो, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज मतलब जो न्यूज़पेपर में हम रिलीज़ करते हैं, कोई सर्कुलर, कॉन्ट्रैक्ट, लॉगबुक है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिपोर्ट है, पेपर है, ऑर्डर है, सैंपल है, मॉडल है, डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सब इन्फॉर्मेशन में आता है। 5-6 पॉइंट इसके याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो विच इज असेसिबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको देखने का आपका राइट है, उसे हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन असेसिबल अंडर दिस एक्ट। लेकिन किसकी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे? तो चाचा पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। हाँ, ऐसे किसी की भी नहीं, पब्लिक अथॉरिटी की देख पाओगे बस। हाँ जी, याद रखना लाला। ओके, अच्छा, इसमें और क्या क्या आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन में? राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप कोई नोट ले सकते हैं, कोई एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट की, रिकॉर्ड की। आप इसमें कोई वर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड। आप कोई सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो डिस्क में हो, फ्लॉपी में हो, टेप्स में हो, वीडियो कैसेट्स में हो। तो याद रखना है लाला, आपको याद क्या रखना है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना, इसमें आप कर क्या सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि आप कर क्या सकते हैं। तो भैया इसमें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में नोट ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्क डॉक्यूमेंट, है ना, सर्टिफाइड सैंपल आप ले सकते हैं, कोई डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, कैसेट आप ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट पीपल। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ राइट टू इन्फॉर्मेशन असेसिबल अंडर दिस एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई नोट, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपी, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड लेना है, ले सकते हैं, कोई वर्क इंस्पेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है, रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना है, कर सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट में कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सकते हैं पब्लिक। किसी को डिटेल लेक्चर देखने हो तो दोस्तों मैंने यूट्यूब पे जो हम रिवीजन लेक्चर्स लेते हैं वही देखिए, या फिर आप मेन लेक्चर्स से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जिनके कंसेप्ट क्लियर है ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होंगे ऑडियो लेक्चर्स, राइट, जिसका नाम हमने दिया है ऑडियो बुक। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करते रहें अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और बस बाकी तो भगवान जी हैं, सब अच्छा करेंगे। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है मेरी जान, थर्ड पार्टी।
Now who is third party? Other than citizen, whoever will request for information is a third party. Like इंसान के अलावा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इंसान मतलब जो देश का नागरिक है वो सिटीजन के अलावा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो थर्ड पार्टी. एक्चुअली तो इंडियंस को ही अलाउ किया गया, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है. सिटीजन के अलावा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा इज अ थर्ड पार्टी. कोई कंपनी इन्फॉर्मेशन मांगेगी, कंपनी इज अ थर्ड पार्टी. उसमें लिखा है एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी. मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी अगर दूसरी पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन मांगेगी तो पब्लिक अथॉरिटी इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी दोस्तों. सो याद रखना है ना. अदर देन सिटीजन कोई भी व्यक्ति अगर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो इज अ थर्ड पार्टी. पब्लिक अथॉरिटी भी मांगेगी तो इज अ थर्ड पार्टी. याद रहेगा. सो थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी. इसमें पब्लिक अथॉरिटी भी आता है क्या? आंसर इज यस. ठीक है, आई होप सो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. अरे वाह कितना बड़ा है ये तो. ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 4(1)(b) में डिफाइंड है. एक्चुअली ये कहता है कि जब ये एक्ट आया उसके 120 दिन के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना था. जब ये एक्ट आया उसके 120 दिन के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना था. कुछ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन माय गुडनेस इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ पाएंगे? ओ हो. तो भैया इतनी सारी चीज़ों में से कोई 8 चीज़ आप याद रख लेंगे. दैट से सिर्फ 8 चीज़ें कोई याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा. 8-10 मैं पूरी बोलूँगा, आपको 8-10 याद रख लेना. तो याद रखना जब भी ये एक्ट है उसके 120 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना था. क्या क्या? तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़, अपने ऑफिसर एम्प्लॉयज़ के पावर, ड्यूटीज़, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ अपने फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं तो उनके क्या नॉर्म्स यानी रूल्स हैं. ठीक है, उनके क्या रूल्स, रेगुलेशन, मैनुअल्स हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ जब फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं. कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन उनके कंट्रोल में है ना. उसके बाद में जब वो उनके मैनेजमेंट में कौन है जो उनके मैनेजमेंट से कंसल्ट करता है ना. मतलब कि कौन है जिससे वो कंसल्ट करते हैं. उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, काउंसिल मेंबर, कमेटी में कौन कौन है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरी यानी फ़ोन नंबर्स क्या है, उनकी मंथली रेम्यूनरेशन क्या है. ठीक है, उनको अपनी एजेंसीज के लिए कितना बजट अलोकेट करते हैं, कौन कौन सी सब्सिडी प्रोग्राम उनको मिल रहे हैं, कितनी कंसेशन परमिशन उनको मिल चुकी है, कौन कौन सी मटेरियल उनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक को दे रखी है रीडिंग रूम, लाइब्रेरी में, उनके पीआईओ कौन है, और एनी सच इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब. तो इसमें से कोई 8-10 पॉइंट आप याद रख लेंगे. मैं फिर से कहता हूँ, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, व्हाट इज द procedure to be followed by them while making a decision, what are the norms set by them for discharge of their function, what are the rules, regulation and instructions used by their employees for discharging their functions, what are the category of information they have, है ना, for whom they consult while taking decision or while making policy, what is the statement of board, council, committee and who are the members. ठीक है, officer employees, their directories, their monthly remuneration, how much budget have they allocated to their agency, in what manner they have subsidy programs, है ना. उसके बाद में how many concession permission they have or granted by government to them, है ना. उसके बाद में what information they have in electronic form, what are the information which they have given to the citizen already in library or a reading room, what is the name designation of their PIO and any such information as may be prescribed. तो people इसमें कोई 8-10 आपने याद रख लेना है ना जाने. चलिए आई होप सो वो कर लेंगे आप. नेक्स्ट आता है सेक्शन 5. सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है हर पब्लिक अथॉरिटी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है जैसे कि ICSI है, ICAI है, RBI है, सेबी है, इन लोगों को क्या करना है, इनको अपना एक PIO बनाना है. ठीक है, अपॉइंट करना है इनको, एक अपना PIO अपॉइंट करना है. याद रखना हर पब्लिक अथॉरिटी को. पब्लिक अथॉरिटी कौन है? तो हमने देखा जो इस्टेब्लिश्ड है, कंस्टिट्यूटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन या बाय पार्लियामेंट या बाय स्टेट लेजिस्लेचर या तो बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट, या तो फिर गवर्नमेंट उसको सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ओन करती है, या फिर कोई NGO है जिसको गवर्नमेंट इनडायरेक्टली फंड देता है, वो पब्लिक अथॉरिटी. तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो उसको PIO अपॉइंट करना है. PIO अपॉइंट होगा अगर सेंट्रल लेवल पे है तो उसको हम बोलेंगे CPIO, स्टेट लेवल पे है तो SPIO, उनके असिस्टेंट जो होंगे उन्हें कहेंगे सेंट्रल असिस्टेंट PIO और स्टेट असिस्टेंट PIO. तो हेड लेवल पे होगा एक PIO और डिवीजन लेवल पे होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे असिस्टेंट PIO. तो CPIO, SPIO मेन लेवल पे और CAPIO, SAPIO है ना उसके नीचे. याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, PIO. अच्छा नेक्स्ट है, जब भी आप PIO से इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपको कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है.
कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जब ब्रेकअप करते हैं तो रीज़न बताना पड़ता है ना कि क्यों कर रहे हैं ब्रेकअप, है ना। आपको यहाँ पे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चलता है बिना रीज़न बताए। जब भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन राइटिंग में देनी है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में भी दे सकते हो। मतलब राइटिंग में दोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दोगे, लेकिन इंग्लिश में दोगे, हिंदी में दोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में दोगे, जहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हो उस एरिया में जो भाषा चलती होगी, इंग्लिश, हिंदी या जो भी वहाँ की एरिया की भाषा होगी, उसमें आप इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यू कैन रिक्वेस्ट ईदर बाय राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश, हिंदी और इन ऑफिशियल लैंग्वेज टू द PIO और असिस्टेंट PIO। अच्छा, PIO कितने दिन में इन्फॉर्मेशन देंगे? तो अगर नॉर्मल केस है तो 30 डेज में दे विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। इफ यू हैव रिक्वेस्टेड फ्रॉम APIO दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन इन 35 डेज। वो आपको 35 दिन में इन्फॉर्मेशन देंगे अगर APIO से मांगा। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सो दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन इन 40 डेज। थर्ड पार्टी अदर देन सिटीजन कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो 40 डेज में देंगे। अच्छा, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स में मिल जाएगी। सो अगर क्वेश्चन लाइफ और लिबर्टी का है, मान लो ऐसा कोई बात आ गई जिसमें उनको जेल हो सकती है ना, कुछ बड़ा डिसीजन आ सकता है कोर्ट का, तो ऐसे केस में 48 आवर्स में मिल जाएगी। सो ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। 30 डेज में देंगे, अगर APIO को मांगा तो 35 डेज, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हो तो 40 डेज, इफ इट इज रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी देन 48 आवर्स, राइट। अच्छा, कोई भी टाइम नहीं सॉरी जो भी टाइम लगा फीस कैलकुलेट करने के लिए वो एक्सक्लूड किया जाएगा ये डेज से, ठीक है। 30 डेज APIO से मांगा तो 35 डेज, थर्ड पार्टी है तो 40 डेज, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है तो 48 आवर्स। लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि जो भी टाइम लगा फीस कैलकुलेट करने के लिए वो एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर 30 डेज में कोई एक्शन नहीं हुआ तो डीम्ड रिफ्यूजल पीपल। अगर 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आया तो इट्स अ डीम्ड रिफ्यूजल, मान लिया जाएगा देना ही नहीं चाहता सामने वाला देना ही नहीं चाहता। देखो रिप्लाई एक हद समय में आ जाना चाहिए। अब इतना समय हो गया रिप्लाई नहीं आ रहा तो डीम्ड रिफ्यूजल। अब मान लेंगे सामने वाला देना ही नहीं चाह रहा है। अच्छा, अगर उसने बहुत देर से हमें रिस्पॉन्स किया तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, फिर नो फीस फॉर डिलेड रिस्पॉन्स। आई थिंक दैट्स ईजी, सिंपल। ओके पीपल, चलिए, अगर से आपने PIO से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया बट आपने जिस PIO से मांगा इन्फॉर्मेशन आप राइटिंग में नहीं मांग पा रहे थे, तो वो आपको असिस्टेंस देगा राइटिंग के लिए। सो इफ आई हैव रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम PIO बट आई एम अनेबल टू राइट इट, सो दे विल गिव मी अ रीजनेबल असिस्टेंस टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग। सो अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ राइटिंग में तो वो मेरी हेल्प करवा के देंगे राइटिंग में, बराबर है। अगर से मैंने इन्फॉर्मेशन किसी और PIO को मांग लिया तो वो मेरी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर लेंगे 5 डेज के अंदर। लाइक मुझे मांगना था इन्फॉर्मेशन ICSI से, मैं चला गया ICAI के PIO के पास, तो ICAI का PIO मेरी इन्फॉर्मेशन को मेरी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा विद इन 5 डेज। सो इफ यू रिक्वेस्टेड if you have requested for information but you have requested to another public authority, then such PIO will transfer within 5 days to such request to the other public authority and inform the applicant। और वो applicant को inform कर देगा। मतलब मैंने गलती से RBI की information SBI के PIO से मांग लिया तो SBI का PIO ट्रांसफर कर देगा रिक्वेस्ट को 5 दिन के अंदर। अच्छा, कितने दिन में वो आपको देंगे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 30 डेज में देंगे। इससे मांगा APIO से तो 35 डेज, थर्ड पार्टी है तो 40 डेज, और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है तो 48 आवर्स। दिस ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट पीपल। अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हैं तो आपको रीजन बताएंगे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं भैया, क्यों देने से मना कर रहे हैं, रीजन बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे कहाँ आप अपील कर सकते हो और उनके पर्टिकुलर्स क्या है, मतलब कौन है, कहाँ है, क्या नंबर है, सब बताएंगे। सो याद रखना, अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हैं सो दे विल टेल यू द रीजन, दे विल टेल यू कहाँ अपील कर सकते हो और किसके पास जाओगे, कैसे जाओगे, वो सब बताएंगे। तो उसकी टेंशन लेने की नहीं। ओके पीपल, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है सो याद रखना, रीजन बताएंगे, कहाँ अपील कर सकते हैं, उनके क्या पर्टिकुलर्स हैं, ये बताया जाएगा। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं बट आधी अधूरी, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहे हैं बट आधी अधूरी, है ना। समझ रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं बट आधी अधूरी। क्यों आधी अधूरी? क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर है। लाइक आपने 2 बातें मांगी, आपने 2 चीज़ें पूछी गवर्नमेंट से। एक तो मुझे बताओ मोदी जी जो है उनकी सैलरी कितनी है, और दूसरी चीज़ आपने पूछी मोदी जी कौन से साबुन से नहाते हैं। तो कौन से साबुन से नहाते हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन सैलरी कितनी है वो बताना पड़ेगा। तो ऐसे केस में पार्शियल एक्सेस कहते हैं इसको। पार्शियल एक्सेस मतलब समझ रहे हो ना, आधा दिखाना है यार। तुम तो भली भांति जानते हो यार, क्या ही बताएं अब तुम नौजवानों को। चलिए आ जाओ, पार्शियल एक्सेस। अगर से पार्शियल एक्सेस है, सबसे पहले याद रखना क्यों पार्शियल एक्सेस है वो बताएंगे, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन थी जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर थी,
फिर वो उसका रीज़न बताएंगे क्यों ये पार्शियल एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो बताएंगे कि भैया किस अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, वो बताएंगे किस अथॉरिटी ने डिसीजन दिया। फिर फीस कितनी है वो बताएंगे। फिर बताएंगे आपके क्या राइट्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। वो बताएंगे आपके क्या राइट्स हैं इससे रिलेटेड। तो याद रखना इस बात को दोस्त, इस 4 ही पॉइंट्स इसमें याद रखना, 5 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स से वही याद रखने बस इसमें, कि पहली चीज़ क्या बताएंगे आपको, ठीक है। पहली चीज़ क्या बताएंगे आपको कि भैया आप जो है आपको क्यों हम दे रहे हैं आपको पार्शियल एक्सेस, बिकॉज सम इन्फॉर्मेशन इज एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर। फिर आपको उसका रीज़न बता देंगे, डिसीजन बता देंगे, किस अथॉरिटी ने डिसीजन दिया वो बता देंगे, फीस क्या है वो बता देंगे, और आपके क्या राइट्स हैं इस डिसीजन को लेके वो बता देंगे। सो आपको क्या क्या बताएंगे दोस्तों, पहली चीज़ तो ये बताएंगे दोस्तों कि भैया क्या कहते हैं इसको, यस तो पहले तो बताएंगे कि भैया ये आपको क्यों पार्शियल एक्सेस देना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर थी, डिसीजन देंगे आपको, बताएंगे वो लोग कि भैया जिसने डिसीजन दिया उसका नाम डेजिग्नेशन क्या है, फीस क्या है, और आपके क्या राइट्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट ईजी एंड सिंपल पब्लिक, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन विच आर एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर है, आइए देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेट्स हैव अ लुक पीपल, लेट्स हैव अ लुक पीपल, लेट्स हैव अ लुक पीपल। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या जिससे कोई ऑफेंस होता हो, वो एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर है। कोई भी ऐसी चीज विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसके अगेंस्ट हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन, तो याद रखना वो एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट ने मना करी हो या कोर्ट के हिसाब से वो पनिशेबल हो या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कोर्ट की बेइज्जती हो, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट ने मना करी हो या कोर्ट का कंटेम्प्ट हो, वो नहीं बताएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करती है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करती है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, वो नहीं बताएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस, स्टेट सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये सब नहीं बताएंगे, है ना। उसके बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट से मिली थी कॉन्फिडेंस में, वो नहीं बताएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी की लाइफ या सेफ्टी के लिए एंडर जो, वो नहीं बताएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे इन्वेस्टिगेशन में अफेक्ट हो सकता है, वो नहीं बताएंगे। कैबिनेट पेपर्स नहीं बताएंगे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो नहीं बताएंगे। एक बार सबके एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक आप जानना चाहते हो देश में इंडिया कब किस पे अटैक करने वाला है, वो नहीं बताएंगे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यू नो। कोई फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट वाली बात नहीं बताएंगे। साइंटिफिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाली बात नहीं बताएंगे। कोई भी बात जो कोर्ट ने मना करके रखा नहीं बताएंगे। कोर्ट की बेइज्जती, कंटेम्प्ट होता हो, वो नहीं बताएंगे, ठीक। मतलब किससे कोर्ट का नाम खराब हो ऐसी आप पूछ रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, वो नहीं बताएंगे, ठीक है। जिससे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज ब्रीच हो, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो, ऐसी बातें नहीं बताएंगे। किसी का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, मतलब ट्रेड सीक्रेट्स है, वो नहीं बताएंगे। कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, वो नहीं बताएंगे। फॉरेन गवर्नमेंट से कोई बात पता चली थी, वो नहीं बताएंगे, ठीक है। किसी की लाइफ या सेफ्टी को खतरा, आप जानना चाहते हो मोदी जी आने वाले 30 दिन में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, नहीं बताएंगे। कोई ऐसी बात जिससे इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ जाए किसी भी चीज़ के, वो नहीं बताएंगे। कोई कैबिनेट पेपर्स हैं मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के, वो नहीं बताएंगे। और लास्ट, कोई भी ऐसी बात जो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, वो नहीं बताएंगे। सो याद रखना, sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, security, strategic, scientific and economic interest, which is forbidden by law, which can constitute contempt of court, which can affect the breach of privilege of parliament or state legislature, information of commercial confidence, trade secret, intellectual property, which has been received in confidence from foreign government, which is endangered to any life or physical safety, ठीक है। उसके बाद में विच कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैबिनेट पेपर्स एंड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आई होप सो दिस इज इजी, सिंपल, राइट पीपल। चलिए, अच्छा, अगर से किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता हो, ऐसी बातें भी नहीं बताएंगे। सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता हो, वो भी नहीं बताएंगे। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता हो, वो भी नहीं बताएंगे। जाना, ओके, जाने जाना, आवाज जाने जाना, आगे बढ़ते हैं, जाने जाना। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन कमीशन। सो याद रखना दोस्तों, इस क्या कहते हैं एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इस एक्ट को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन को। CIC एंड SIC, ये है हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन, और इन्हीं को सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इस एक्ट को मैनेज करने के लिए। CIC एंड SIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। पहले सेंट्रल की बात करते हैं, फिर स्टेट की बात कर लेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है दोस्तों, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें है चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। याद रखना इस बात को। इसमें कौन है राजा? तो इसमें है राजा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। याद रखना इस बात को। सो CIC में कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। याद रहेगा ये? वंडरफुल। सो CIC को किसने बनाया है ना? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें है कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। राइट पीपल? याद रहेगा, आई होप सो। अच्छा, इनको अपॉइंट कौन करता है? ये लोगों को, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है कमिटी की। प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है कमिटी की, याद रखना। कमिटी के हेड होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कमेटी के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं भैया? याद रखना, प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? PM। PM इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। एक होते हैं अपोजिशन के लीडर, एक होते हैं अपोजिशन के लीडर, याद रखना। एक होते हैं अपोजिशन के लीडर लोकसभा के, और एक होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो कमेटी में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन है, एक अपोजिशन के लीडर लोकसभा के, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ये लोग इमेंस पर्सन होते हैं इन पब्लिक लाइफ। इनका वाइड नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, ठीक है ना। ये ना ही पार्लियामेंट के मेंबर है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, ना ही ये कोई ऑफिस होल्ड करते हैं, ना ही इनका कोई प्रोफेशन है, ना ही कोई बिजनेस है। भैया कोई काम धाम कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब है बड़ा नॉलेज लेकिन काम वाम नहीं कर रहे हैं। ये बड़े एक्सपीरियंस है इनको लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, बड़ा नॉलेज है। लेकिन ना ही ये पार्लियामेंट के मेंबर है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, ना ही यूनियन टेरिटरी के कोई मेंबर है, ना ही इनका कोई ऑफिस है, ना ही इनका कोई प्रोफेशन है, ना ही इनका कोई बिजनेस है, ना ही ये पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। ये बंदे बनते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आई होप सो दिस इजी, ठीक है। अच्छा, इनकी जो टर्म होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एट द एज ऑफ 65। लेकिन याद रखना, मैक्सिमम एट द एज ऑफ 65, ठीक है पीपल। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी एज कितनी हो सकती है? उनकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी बोलेगा उतनी, मैक्सिमम एट द एज ऑफ 65। और ये दोनों ही लोग रीअपॉइंट नहीं हो सकते। मतलब आज अगर आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हो 10 साल के लिए, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, या 1 साल के लिए भी बनते हो तो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हो 6 दिन के लिए भी, तो भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते। 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकते, बस ये याद रखना। अच्छा, अगर आप पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन रहे हो, तो दोनों की एग्रीगेट टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। याद रखना इस बात को। दोनों की एग्रीगेट टर्म जो होगी वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो दोनों की एग्रीगेट टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी पब्लिक। दोनों की एग्रीगेट टर्म जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इनकी सैलरी वैलरी सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सब कुछ सैलरी वैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो क्या याद रखना है आपको इसमें? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इट कंस्टिट्यूट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। ये बात आपको इसमें याद रखना है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हु इज अ चेयरमैन, वन इज अपोजिशन पार्टीज लीडर ऑफ लोकसभा एंड वन इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चा, ये लोग बड़े होशियार लोग होते हैं। लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस का इनको नॉलेज है। लेकिन ये नई पार्लियामेंट के मेंबर है, नई स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, नई यूनियन टेरिटरी के मेंबर है, नई इनका कोई ऑफिस है, नई इनका कोई प्रॉफिट है, नई इनका किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, कुछ नहीं दोस्तों। अच्छा, ये लोग कितने टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं? जितना भी कहा गया हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट उतने टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं। रीअपॉइंटमेंट ये नहीं होते हैं, मैक्सिमम एट द एज ऑफ 65। सेम गोज विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेम गोज विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों के लिए सेम है, याद रखना। लेकिन अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हो तो एग्रीगेट टर्म कैन नॉट बी मोर देन 5 years। मतलब मैं पहले सेंट्रल था, अब चीफ बन रहा हूं, तो दोनों का मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ सेंट्रल बन रहा हूं 5 से ज्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। सिर्फ चीफ बन रहा हूं तो भी 5 से ज्यादा हो सकता है, बस रीअपॉइंट नहीं हो सकता मैं दोनों ही में। हाँ, लेकिन सेंट्रल से मैं चीफ बन सकता हूँ, लेकिन दोनों का मिला के 5 साल हो सकता है बस। इनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं SIC की। SIC को बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें कौन होते हैं? तो इसमें होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसमें होते कौन है? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। इसमें होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। इनको कौन अपॉइंट करता है सर? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर।
गवर्नर एडवाइस लेता है कमेटी के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, एक होता है अपोजिशन पार्टी का लीडर, लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, और एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना एसआईसी में क्या है सीन, एसआईसी में ऐसा सीन है कि एसआईसी जो है उसको अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें कौन होते हैं, तो इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10 पीपल। अच्छा, ये इनको अपॉइंट किया गवर्नर ने, बंदों को गवर्नर ने एडवाइस लिया कमेटी की, कमेटी के हेड थे चीफ मिनिस्टर, एक अपोजिशन पार्टी का लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली का, और एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इनकी टर्म कितनी होगी, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, इनकी टर्म होगी एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चे यहाँ सोचते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती होगी इनकी टर्म, ना जी ना, इनकी टर्म भी डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। सो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, इनकी टर्म होती है जो डिसाइड करे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते, इनकी भी मैक्सिमम एज हो सकती है 65 पीपल, इनकी भी मैक्सिमम एज हो सकती है 65। कहने का मतलब ये है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रूल थे वही स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हैं, मतलब इनकी टर्म डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मैक्सिमम एज 65। और यहाँ पे भी वो रूल है कि अगर से आप पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब आप स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन रहे हो, तो मैक्सिमम हो सकता है आपका 5 ईयर्स, मैक्सिमम हो सकता है आपका 5 ईयर्स टर्म। मतलब सिर्फ स्टेट चीफ रहना है कितना भी रहो, सिर्फ स्टेट इन्फॉर्मेशन कितना भी रहो, स्टेट चीफ से मतलब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से स्टेट चीफ बनना है, मैक्सिमम टर्म कैन बी 5 ईयर। इनकी सैलरी भी डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी भी सैलरी कौन डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पीपल। वंडरफुल, आई होप सो दिस इज क्लियर, वो भी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बाबू, वाओ बाबू। चलिए नेक्स्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन हमने देखे, इनके पावर्स क्या हैं, तो ये लेते हैं कंप्लेन। इनका पावर है कि कंप्लेन लेते हैं। कंप्लेन कब लेंगे, तो कॉमन सेंस है जब पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ, या फिर उसने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो किया था उसने क्या किया पता है, उसने क्या किया पता है, ठीक है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से, या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या फिर फीस बहुत ज़्यादा ले लिया, या फिर झूठी इन्फॉर्मेशन दे दिया पीआईओ ने। ऐसी कंप्लेंट्स वो लेते हैं कि पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फीस ज़्यादा ले लिया, झूठी इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये सब कंप्लेन लेते हैं। सो इफ़ PIO has not been appointed, has refused the information which was requested, he has given no response, fees charge was unreasonable, he have given a false or misleading or incomplete information or any such matters. याद रखना ऐसी complaints वो लेते हैं कि if PIO has not been appointed, he has refused to give information, he have given no response, fees charge was unreasonable, he have given incomplete, false or misleading information and such kind of information. मतलब कि इसी टाइप की कंप्लेंट्स जो है इंफॉर्मेशन कमीशन लेते हैं। अच्छा, याद रखना कोई भी मामला आरटीआई एक्ट का वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट के पावर्स इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है, सिविल कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, याद रखना, ठीक है। सिविल कोर्ट आर बार्ड, सिविल कोर्ट को अलाउड नहीं है, याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी मामला जो आरटीआई एक्ट का है वो सिविल कोर्ट नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट के सारे पावर सीआईसी और एसआईसी के पास हैं। अच्छा, अगर आप पीआईओ से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं टू द पर्सन सीनियर टू पीआईओ 30 डेज के अंदर। अगर से आप सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। जब आप पर्सन सीनियर टू पीआईओ के पास जाएंगे वो आपका मामला 30 दिन में डिस्पोज कर देगा, वो 15 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है वो भी डिस्पोज करने के लिए। तो याद रखना दोस्तों, जब आप खुश नहीं है पीआईओ से, आप अपील करेंगे पर्सन सीनियर टू पीआईओ 30 डेज के अंदर, सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, वो भी आपका मामला 30 डेज में डिस्पोज कर देगा, 15 दिन का वो भी एक्सटेंशन ले सकता है। याद रखना इस बात को बाबू। ओके बाबू, चलिए बाबू। नेक्स्ट है सेकंड अपील। अगर आप पर्सन सीनियर टू पीआईओ से भी खुश नहीं है तो आप जाएंगे सीआईसी या एसआईसी के पास 90 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर लाला, 90 डेज के अंदर आप जाएंगे। याद रखना, जाने जाना, ओके, जाने जाना, याद रखना, जाने जाना, ओके। चलिए वंडरफुल। सो अगर आप पीआईओ से खुश नहीं है तो आप कहाँ अपील करेंगे, पर्सन सीनियर टू पीआईओ, 30 डेज में एक्सटेंशन मिल सकता है, याद रखिएगा इस बात को दोस्तों, ओके। अच्छा वंडरफुल, वो आपका मामला डिस्पोज करेंगे 30 डेज में और वो भी एक्सटेंशन 15 दिन का ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप इनसे पर्सन सीनियर टू पीआईओ से भी कुछ नहीं है तो आप जाएंगे सीआईसी एसआईसी के पास, 90 डेज का समय है, एक्सटेंशन मिल सकता है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। थर्ड पार्टी के लिए भी सेम रूल है, अगर थर्ड पार्टी खुश नहीं है पीआईओ से तो वो भी जाएगी पर्सन सीनियर टू पीआईओ के पास 30 डेज में, उससे भी कुछ नहीं है तो वो भी जाएगी सीआईसी एसआईसी के पास 90 डेज में। मतलब जो रूल नॉर्मल सिटीजन को है वही रूल थर्ड पार्टी को है। थर्ड पार्टी मतलब पीआईओ हो, पीआईओ कहता हूँ, कोई कंपनी हो या पब्लिक अथॉरिटी हो। अच्छा,
पीआईओ पे पेनल्टी भी लगती है भैया, सीआईसी एसआईसी लगाते हैं भैया, पीआईओ पे पेनल्टी भी लगती है, सीआईसी एसआईसी लगाते हैं। 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000, 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000, जोर से बोलो 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000। कब पेनल्टी लगाएंगे? इफ पीआईओ हैज नॉट एक्सेप्टेड इन एप्लीकेशन, उसने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं किया, डिलेड इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, देरी कर दी, मालाफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, बैड इंटेंशन के साथ देने से मना कर दिया, नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के झूठी इन्फॉर्मेशन दिया, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया, ही डिस्ट्रॉयज द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया बंदे ने, या ही क्रिएट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेक, कुछ भी हर्डल क्रिएट किया, है ना। याद रखना पीआईओ पे पेनल्टी लगेगी 250 रुपये पर डे, मैक्सिमम अप टू 25,000 अगर से वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करता, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, डिले कर देता है, मालाफाइडली डिनाई कर देता है, नोइंगली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। सो अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करता, डिले कर देता है, मालाफाइडली डिनाई कर देता है, जानबूझ के झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करता है, ये सब केसेस में पेनल्टी है 250 पर डे, मैक्सिमम अप टू 25,000। याद रखना, अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, जानबूझ के वो डिले कर देता है, मालाफाइडली डिनाई कर देता है, नोइंगली इनकम्प्लीट इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ये केसेस में याद रखना पेनल्टी कितनी है 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000, 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000। ओके, लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट को ये एक्ट के मामले नहीं लेने हैं। और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पीपल, आई लव यू। चलिए आइए। सो भैया ध्यान देंगे सभी लोग, कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलेगी, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। याद रखना, सबसे पहला आईबी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, अदर देन सेक्शन 8 कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्प्ट है, तो ये सब है। आईबी की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, रॉ की नहीं देंगे, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू की नहीं देंगे, इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएंगे, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की नहीं बताएंगे, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की नहीं बताएंगे, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गांजा ये नहीं बताएंगे, एविएशन रिसर्च सेंटर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, है ना, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, अंडमान निकोबार, क्राइम ब्रांच सीआईडी, दादरा नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस, इन एजेंसीज की कभी नहीं बताएंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट बोल दे। और साथ में इन एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं बताई जाएगी। सेकंड स्केड्यूल में लिखी है सब, ये सब सेकंड स्केड्यूल में लिखी है इस एक्ट की। कहाँ लिखी हैं? सेकंड स्केड्यूल में। इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज भी आती हैं, मतलब ये सब एजेंसीज को बोलते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। मतलब ये जो पूरे मार्क हैं, या मतलब कि जो पूरे हैं आईबी, रॉ, ये सब जो है ना, ये इनको बोलते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। इनकी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएंगे। रॉ, आईबी, ठीक है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पुलिस, दादरा नगर हवेली, है ना, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। मतलब इसमें से कोई 8 याद रख लेना, कोई भी 8, ठीक है, रख लोगे ना, कर लेना याद, ठीक है। सो कोई भी आपको प्यारी प्यारी जो लगे, आईबी, रॉ, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, अंडमान निकोबार, क्राइम ब्रांच सीआईडी, दादरा नगर हवेली, स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस, ऐसी एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएंगे। हाँ, बता सकते हैं इनकी भी बातें, इनकी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर इन पे करप्शन का चार्ज हो या ह्यूमन राइट वायलेशन का चार्ज हो। अगर इन पे करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन का चार्ज है तो इनकी भी इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है 45 डेज़ के अंदर, 45 डेज़ के अंदर विद द अप्रूवल ऑफ सीआईसी की परमिशन से इनकी इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है अगर से इन पे कोई चार्ज लगा है करप्शन का या ह्यूमन राइट वायलेशन का। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ओवर। प्लीज़ दोस्तों जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कैसा लगा, जो इसकी ऑडियो सुन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भैया अच्छा लग रहा है अगर, सो बस प्यार मोहब्बत से अपना प्यार बरसाते रहो। आपकी लिए मैं ये सब कर रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग का बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो इस एक्ट के सेलेंट फीचर्स क्या हैं। तो ये एक्ट
जम्मू कश्मीर में भी अब लगता है। ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 120 डे फ्रॉम द कमेंसमेंट, जब से आया उसके 120 दिन के अंदर ये एप्लीकेबल हुआ था। ये पब्लिक अथॉरिटीज़ को लगता है, ये सारे सिटीजन्स को राइट देता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसमें PIO हैं, APIO हैं, इसमें फ़ीस लगती है, कुछ कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, कुछ एजेंसीज एग्जेम्प्टेड हैं। बस ये इसके सेलेंट फीचर हैं कि ये एक्ट हर जगह लगता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी लगता है, जब आया उसके 120 दिन बाद एप्लीकेबल हुआ। पब्लिक अथॉरिटीज़ को लगता है सारे सिटीजन इसमें इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। PIO APIO जो है उनको अपॉइंट करते हैं। इसमें फ़ीस जो है वो लगती है, कुछ कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, तो याद रखना, ठीक है। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम द 120th day from the commencement. It is applicable to public authorities. All citizens shall have right to information. PIO and APIO are appointed by the public authority who deal with the request asked by the citizens and third party. Fees is applicable. Certain category of information and certain agencies are exempt from the disclosure of information. Right people? Thank you so much. I hope आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना. Thanks a lot.